नमस्कार मित्रों, आज प्रस्तुत है वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की कहानी कुंजी। कहानी शुरू करते हैं मित्रों। बात वह पुरानी थी, लेकिन मोतियाबिंद के मेरे ऑपरेशन के दौरान जब मेरी आंखें अंधकार की निशेषता में गईं तो उसकी कौंध मेरे समीप चली आई। अकस्मात मैंने देखा माँ रो रही है अपने स्वभाव के विरुद्ध, और गुस्से में लाल बाबा हॉल की पट्टीदार खिड़की की पट्टी हाथ में पकड़े हैं और माँ को नीचे फेंक रहे हैं। अनदेखी वह कैसे दिख गई मुझे। धूम कोहरे में लिपटी माँ की मृत्यु ने अपनी धुंध का पसारा खिसका दिया था क्या? अथवा मेरे अवचेतन मन ने ऑपरेशन की प्रक्रिया से प्रेरित मेरी आंख की पीड़ा को पीछे धकेलने की खातिर मुझे इस मानसिक दहल की स्थिति में ला पहुंचाया था। मेरा चेतन मन हिसाब बैठाता है। माँ की मृत्यु हुई 28 फरवरी 1956 की रात और मेरा ऑपरेशन हुआ 28 फरवरी 2019 की शाम। 63 साल पीछे लौटता हूँ। बाबा दहाड़ रहे हैं। वह कुंजी मुझे चाहिए ही चाहिए, माँ गरज रही है। वह कुंजी मेरे पास रहेगी। मेरे बाबूजी की अलमारी की है, मेरी संपत्ति है। 1904 में जन्मे मेरे नाना संगीतज्ञ थे, नामी और सफल संगीतज्ञ। रेडियो पर प्रोग्राम देते, संगीत गोष्ठियों में भाग लेते, विशिष्ट राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बुलाए जाते। अपने 38वें वर्ष 1942 में उन्होंने अपनी पुश्तैनी इमारत की ऊपरी मंजिल पर अपना विद्यालय स्थापित किया, सुकंठी संगीत विद्यालय। बोर्ड के निचले भाग पर लिखवाया, शिष्याओं के लिए पृथक कक्ष एवं पृथक शिक्षिका की व्यवस्था। लड़कियों को माँ पढ़ाती थी। वे नाना की इकलौती संतान थी और सुकंठी उन्हीं का नाम था। अपने नाम के अनुरूप उनके कंठ में माधुर्य और अनुशासन का ऐसा जोड़ था कि जो भी सुनता विस्मय से भर उठता। लेकिन वे अंधी थी। ऐसे में 1946 में जब 17 वर्षीय बाबा नाना के विद्यालय में गाना सीखने आए तो नाना ने उन्हें अपने पास धर लिया। 20 वर्षीय अपनी सुकंठी के लिए बाबा उन्हें सर्वोपयुक्त लगे थे। बाबा अंधे थे, अनाथ थे, सदाचारी थे, तिस पर इतने विनम्र और दब्बू कि प्रतिभाशाली होने के बावजूद अहंमन्यता की मात्रा उनमें शून्य के बराबर थी। नाना उन्हें नेपोलियन 3 कहा करते थे। नेपोलियन 2 इसलिए नहीं क्योंकि वह उपाधि वे माँ को पहले ही दे चुके थे। उन दिनों नेपोलियन को सफलता और दृढ़ निश्चय का पर्याय माना जाता था और नेपोलियन की परिश्रम क्षमता का एक किस्सा नाना सभी को सुनाया करते। एक रात काउंसलर थक कर ऊँघने लगे तो नेपोलियन ने उन्हें डांटा, हमें जागते रहना चाहिए, अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं। अपने वेतन के बदले में हमें पूरा पूरा काम देना चाहिए। नेपोलियन के एक भक्त उनकी बात से बहुत प्रभावित हुए और अपने साथी काउंसलरों से बोले, ईश्वर ने बोनापार्ट बनाया और फिर आराम से चला गया। काम करने की खपत नाना, माँ और बाबा को बराबर की रही। लेकिन बाबा रात को देर में सोते थे और सुबह देर से उठते थे। इसके विपरीत नाना और माँ रात में जल्दी सोने के आदी रहे और सुबह जल्दी जाग जाने के। माँ और बाबा के तनाव का मुख्य बिंदु भी शायद यही रहा। आज स्वीकार किया जा रहा है कि हम में से कुछ लोग फाउल्स मॉर्निंग पीपल यानी कि चिड़िया की तरह प्रातःकालीन जीव होते हैं और कुछ आउल्स नाइट पीपल यानी उल्लू की तरह रात्रिय जीव। किंतु बाबा को
माँ का जल्दी सो जाना असह्य लगता, शायद इसलिए उन्होंने शराब पीनी शुरू की। नाना के जीवन काल में छुपकर और बाद में खुल्लम खुल्ला। मेरा जन्म सन 49 में हुआ था, माँ और बाबा की शादी के अगले वर्ष। मेरी प्रारंभिक स्मृतियाँ उषा काल से जुड़ी हैं। नाना के शहद घुले गुनगुने पानी के भरे चम्मच से, नाना के हाथ के छीले हुए बादाम से जो रात में भिगोए जाते थे, नाना और माँ की संगति में किए गए सूर्य नमस्कार से, माँ और नाना द्वारा गिने जा रहे और हस्तांतरित हो रहे रुपयों और सिक्कों से, कब्जेदार 2 लोहे के पत्थरों की स्लेट के बीच कागज रखते हुए माँ के हाथों से, कागज पर रेज्ड डॉट्स लाने के लिए उन पत्थरों में बने गड्ढों पर कागज दबाते हुए माँ के स्टाइल से। माँ ब्रेल बहुत अच्छा जानती थी और सच पूछिए तो मैंने अपने गणित के अंक और अंग्रेजी अक्षर अपने स्कूल जाने से पहले ब्रेल के माध्यम से सीख रखे थे। और ब्रेल मुश्किल भी नहीं। इसके कोड में 63 अक्षर और बिंदु अंकन है। प्रत्येक वर्ण 6 बिंदुओं के एक सेल में संजोया जाता है, जिसमें 2 वर्टिकल सीधे खानों में से एक से लेकर 6 रेज्ड डॉट्स की पहचान से उसका विन्यास निश्चित किया जाता है। अपने तीसरे ही वर्ष से मैं नाना के पास सोने लगा था, हॉल के दाएं कमरे में। नाना की निचली मंजिल पर बनी 4 दुकानों के ऐन ऊपर बना वह हॉल नाना ने 3 कक्षों में बांट रखा था, 2 छोटे और 1 बड़ा। हॉल में 4 आदमकद पट्टीदार खिड़कियां थी जो सड़क की तरफ खुलती थीं, और हर एक खिड़की के ऐन सामने 20 फुट की दूरी पर एक एक दरवाज़ा था जो अंदर आंगन में खुलता। बड़ा कक्ष 2 खिड़कियां और 2 दरवाजे लिए था, और दाएं बाएं के दोनों कक्ष एक एक खिड़की और एक एक दरवाज़ा। बाएं कक्ष में नाना ने विद्यालय का दफ्तर खोल रखा था, और दाएं कक्ष को वे निजी अनन्य प्रयोग में लाते थे। उसी कक्ष में उनका पलंग था, उनके कपड़ों की घोड़ी थी, उनकी किताबों का रैक था, उनके निजी संगीत वाद्य थे, और वह अलमारी जिसमें रुपया रहता था और जिसकी कुंजी वे अपनी जेब में रखा करते थे। कहने भर को मालिकी उनकी थी, लेकिन सब कुछ माँ के नाम था। विद्यालय क्या, मकान क्या, दुकानें क्या, और सारा हिसाब किताब भी माँ ही रखा करती। दुकानों के किराए और बकाए का, विद्यालय की फीस और निधि का, नौकर लोग के वेतन का, बाबा के जेब खर्च का, पंसारी, बजाज और दर्जी के बिल का, मेरे स्कूल की किताबों, बैग और बस के व्यय का। सुबह के 4 बजते ही आंगन पार कर माँ इधर हॉल के बीच वाले कमरे में चली आती। यहीं उन्होंने अपना मंदिर बना रखा था। अपनी शिष्याओं को संगीत भी वे यहीं सिखाती थी, और बाबा के रूठने पर इधर सो भी जाती। बाबा उधर आंगन पार बने अपने कमरे में रहते थे। उधर 3 कमरे थे। बाबा बायां कमरा, दायां रसोई घर और बीच वाला विद्यालय का, जहां पुरुष जन संगीत सीखते थे। यह कमरा और हॉल के बीच वाला कमरा इस तरह एक दूसरे के ऐन सामने पड़ते थे। नाना की मृत्यु बिना चेतावनी के आई। स्नान गृह में स्नान करने गए, वहां ठोकर खाई या फिसले किसी को नहीं मालूम। माँ को केवल उनका धड़ाम से गिरना सुनाई दिया, और समस्या यह कि स्नान गृह की चिटकनी अंदर से बंद थी। तब तक माँ ने बाबा और रसोइयों को जगाकर स्नान गृह का दरवाज़ा खुलवाया। तब तक नाना अपना शरीर त्याग चुके थे। नाना की कुंजी अपने अधिकार में लेने का आग्रह बाबा ने उसी भोर से शुरू कर दिया। कुंजी मुझे दो, डॉक्टर इधर बुलवाया है, उसकी फीस देनी होगी। बाबा और माँ बेशक अंधे थे,
लेकिन दोनों सदैव स्वतः स्फूर्त रहे, शरीर से भी और चित्त से भी। दोनों के हाथ पैर पूरी तरह से उनके अधीन रहा करते। बिना कोई सहारा लिए, बिना कभी डगमगाए, वे घर भर में स्वच्छंद घूमते फिरते, उठते बैठते। चित्त भी दोनों का बराबर आत्म केंद्रित और स्वसंगत। मैं सब देख लूंगी। चिंतातुर शोकाकुल उस अवस्था में भी माँ अपने को संभाले रहीं। आप अपना देखिए। डॉक्टर के जाते ही माँ ने मुझसे टेलीफोन की अपनी कॉपी मंगवाई और उसमें से एक नंबर खोजकर मुझे टेलीफोन मिलाने को कहा। नंबर मिलते ही माँ ने मुझसे टेलीफोन पर बृजभान काका को पूछा और बोली, उन्हें बताइए मास्टर जी नहीं रहे, वे तत्काल इधर चले आए। नीचे वाली हमारी दुकानों में बृजभान काका की दुकान उन दिनों अच्छी पनप रही थी। उनके पास मर्फी रेडियो की एजेंसी थी और उनके रेडियो खूब बिकते थे। बृजभान काका के आते ही माँ ने नाना की सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। दाह कर्म की, फूल चुनने की, 13वीं के भोज की। 13वीं की रस्म बीतते ही बाबा ने माँ को फिर घेर लिया। मुझे कुंजी दो, मुझे ठेकेदार को रुपया देना है, नई सीढ़ी बनवानी है सड़क की तरफ से, उधर हमारे ग्राहक भटक जाते हैं। लेकिन सड़क में जगह कहाँ है, माँ चिल्लाई। चारों दुकानों के दोनों किनारे घिरे थे। एक दूसरे की बात का विरोध माँ और बाबा पहले भी करते रहे थे, माँ उग्र स्वर में और बाबा दबे स्वर में। किंतु नाना की मृत्यु के बाद बाबा का विरोध कर्णभेदी स्वर में फूटने लगा था। सो वे भी चिल्ला उठे, बृजभान की दुकान खाली करवाएंगे और उस जगह अपनी सीढ़ी बनवाएंगे। कभी नहीं, माँ ने दृढ़ स्वर में कहा, कभी नहीं। वैसे भी हमारी सीढ़ी अहाते में ठीक है, बृजभान काका की दुकान कभी नहीं छेड़ी जाएगी। ऊपर आने के लिए बनी हमारी सीढ़ियाँ अहाते में स्थित हैं। अहाता सड़क की दुकानों के पीछे था, महाकाय एवं कुंडलित। हमारी सीढ़ियों के अतिरिक्त उसमें ऊपरी मंजिल के दूसरे मकानों की सीढ़ियाँ भी रहीं। साथ ही वे कई बेतरतीब, बेसिर पैर, ठस्सा ठस सटे सटे मकान। वे भी कोई सीढ़ियाँ हैं, पिछले पैरों पर खड़ी। उन्हें तो हमें बदलना ही बदलना है। बृजभान को यहाँ से हटाना ही हटाना है। रस्सी वस्सी सब दूर फेंक देनी है। नाना ने अहाते की उन सीढ़ियों के दरवाजों पर दुफुंदी सांकल लगवा रखी थी, जिस पर 2 तरफी रस्सी बंधी थी। रस्सी के दोनों सिरे ऊपर हमारे आंगन में टंगी एक खूंटी पर टिके रहते। दरवाज़ा हमें खोलना होता तो रस्सी का पहला सिरा अपनी तरफ खींच लेते, बंद करना होता तो दूसरा। सीढ़ियाँ वे ठीक हैं, उन्हें नहीं बदला जाएगा। माँ की दृढ़ता दुगनी होली। क्या पुरातन पंथी हैं, बाबा दुगने वेग से चिल्लाए। सीढ़ियाँ वे ठीक नहीं हैं, खतरनाक हैं, वाहियात हैं। हमें नई सीढ़ियाँ चाहिए ही चाहिए। आप कानून नहीं जानते, माँ ने बाबा को चुनौती दी। वरना ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं सोचते। कानून जानते होते तो मालूम रहता, मकान मालिक की मर्जी के बिना मकान की एक ईंट तक हिलाई नहीं जा सकती। धर्म कहता है परिवार का मुखिया पति होता है, मकान का मालिक पति होता है। बाबा ने माँ की चुनौती खारिज कर दी। आप अपना धर्म थामे रखिए। माँ के पास अपना तर्क था। मेरा कानून मुझे संभाल लेगा। इतना ऊंचा उछलोगी तो मुंह के बल गिरोगी। बाबा के पास धमकी थी। आगामी दिन भयावह रहे। बाबा खुले आम शराब पीते और माँ को एलानिया आए बाएं बुरा भला सुनाते कुंजी को लेकर। आप बाबा को कुंजी दे क्यों नहीं देती? एक दिन सूर्य नमस्कार के समय मेरा धैर्य खोने लगा। तेरे बाबा को पैसे की बहुत भूख है, कुंजी मिलते ही मुझे मार डालेंगे। उस दिन
29 फरवरी 1956 की सुबह मुझे धूप ने जगाया था, माँ ने नहीं। धूप को देखकर मैं चौंका था। सूर्य नमस्कार कैसे चूक गया? माँ कहाँ थी? बाहर लपका तो देखा लहू लुहान अवस्था में माँ आंगन में लेटी थी और सड़क बुहारने वाली माँ बेटी पास बैठी आपस में कानाफूसी कर रही थी। क्या बात है? मैंने पूछा। हमारे घर के अंदर वे पहली बार आई थी। सुबह सड़क पर झाड़ू लगाने आई तो बिटिया हमें वहाँ गिरी पड़ी मिली, बेटी की माँ बोली। मैंने माँ को छुआ, वे पत्थर थी, नाना की तरह लोप हो जाने के लिए। अनजानी एक शिथिलता मेरे शरीर में उतरने लगी। माँ की बगल में मैं जा लेटा, अपनी आंखें मूंद कर उनके संग लोप हो जाने के लिए। उठिए भैया जी, उठिए। वहाँ से दोनों माँ बेटी अपनी जगह से मुझे दुलराई। मुझे छूने का साहस उनमें ना था। छुआछूत का अनुपालन कर रही थी वे। क्या बात है? बाबा की आवाज़ आंगन में उतरी। भैया जी बिटिया के पास आ लेटे हैं, वहाँ से उठ नहीं रहे। गिरधर गोपाल, बाबा ने मुझे पुकारा। मैंने आंखें नहीं खोली। उठो गिरधर गोपाल, इधर आओ। बाबा के स्वर में क्रोध छलका। भैया जी को डांटिए नहीं बाबूजी, बेटी की माँ ने कहा। वे सदमे में हैं, गहरे सदमे में, और अभी कच्ची उम्र है। बेटी बोली। नासमझ हैं, कुछ नहीं जानते। तुम माँ बेटी यहाँ किस वास्ते रुकी हो? बाबा ने उन्हें डांटा। बख्शीश के वास्ते। हम छोटी जात की हैंगी, बेटी की माँ ने कहा, मगर समझ तुमसे बड़ी रखती हैं। मौत की मर्यादा बख्शीश से ऊपर है। हम जा रही हैं, बेटी ने कहा। बाबा के हाथ मेरे कंधों और एड़ियों से आ चिपके। मैंने प्रतिवाद ना किया, मुझसे करते ना बना। अपनी बाहों में भर कर वे मुझे नाना के कमरे में ले आए। नाना के पलंग पर मैं वहीं धंस गया। जब ही मुझे नाना की अलमारी के खुलने की आवाज़ आई, मेरी आंखें भी खुल लीं और बाबा के कुर्ते की ऊपरी जेब पर जम गई। जेब से उस रुमाल का सिरा बाहर झांक रहा था, जिसके एक कोने में माँ इस अलमारी की कुंजी बांधे रखती थी। मित्रों, आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।